हाय एवरीबॉडी, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे। पॉडकास्ट के नए एपिसोड में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज एजुकेशन आइकन और सेंट आरसी स्कूल के डायरेक्टर आदरणीय यशपाल जी हमारे मेहमान हैं। मैं आए हुए हमारे मेहमान का पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आपका हार्दिक अभिनंदन है आदरणीय यशपाल पवार जी। बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर साद जी। कैसे हैं सर आप? पॉडकास्ट के माध्यम से आज आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, उसके लिए मैं आपकी पूरी टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली सर, मैं हमेशा आपके बारे में सुनता रहता था, तो बहुत मन हुआ कि सर के साथ बैठेंगे। और क्योंकि मैं भी शिक्षा जगत में ही ये एजुकेशन जो फील्ड है उसमें ही काम कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा था कि सर के साथ बैठेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे। ये हमारे लिए बड़े ही गर्व और सौभाग्य की बात है कि आज हम दोनों एक साथ बैठे हैं और बहुत सारी बातें आज होगी। सबसे पहले तो मेरे मन में एक सवाल था कि मैं सर से पूछूंगा कि सर, आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि भाई मुझे एजुकेशन फील्ड में जाना है, मुझे शिक्षा जगत में जाना है? साद जी, बहुत पुराने समय की बात है। 1984 में मैं इस लाइन में आया जी। लेकिन शामली जिले का सबसे पहला इंग्लिश मीडियम स्कूल जी, जो मदरलैंड के रूप में जाना जाता है जी, उस स्कूल से मुझे प्रेरणा मिली और मेरे कुछ साथी रहे जिन्होंने वहाँ काम किया। मैं उनसे स्कूल के बारे में सुनता रहता था जी, कि वहाँ स्कूल में ये अच्छाई है, ये अच्छाई है। स्कूल में रहने से हम समाज की क्या सेवा कर सकते हैं, बच्चों की क्या सेवा कर सकते हैं, बच्चों के जीवन में क्या परिवर्तन कर सकते हैं और बच्चे आगे बढ़कर के अपने माता पिता की कैसे सेवा कर सकते हैं। तो मेरे मन में भी ख्याल आया कि मैं भी शिक्षा क्षेत्र में जाऊं। उससे पहले मेरा आर्मी या पुलिस में जाकर के अधिकारी बनकर के देश सेवा करने का मन था, लेकिन मेरे भाग्य में यही था कि मैं 1984 से लेकर के आज तक शिक्षा जगत की सेवा निरंतर कर रहा हूं और मैं इसे अपने जीवन का सौभाग्य मानता हूं, अच्छा ही मानता हूं। अच्छा सर, आपने बताया कि मैं एक्चुअली सोल्जर्स बनना चाहता था या देश की सेवा करना चाह रहा था। सेवा तो अभी भी कर रहे, शिक्षा जगत में कर रहे, और मैं तो मान रहा हूँ कि ये और भी ज्यादा अच्छी सेवा है, क्योंकि आप ही के विद्यालय से पढ़ के बहुत सारे बच्चे SDM, DM, डॉक्टर, इंजीनियर, बहुत कुछ बन रहे हैं। तो ये भगवान ने कुछ अच्छा ही प्लान किया था आपको लेके। लेकिन आप अपनी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट क्या मानते हैं कि भाई मैं इस दिशा में जा रहा था, अचानक मुझे ऐसा लगा या किसी व्यक्ति ने ऐसा बोला और मैं इस फील्ड में आ गया? मैं जिस परिवार में रहता था, जिस परिवार में रह करके मैंने शिक्षा प्राप्त की, वो शामली का एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में कई लोग शिक्षा से जुड़े हुए थे। मैं पढ़ाई करता था, मैंने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, लेकिन उनके साथ साथ उन्होंने एक नई स्कूल की स्थापना की। उनके स्कूल की स्थापना के समय से ही मैंने उन्हें सहयोग करने के लिए मैंने वहां जाना शुरू किया। और वहां जाकर के मैंने देखा कि छोटे छोटे बच्चों की सेवा करने में मुझे बहुत आनंद आया और छोटे छोटे बच्चों के आंसू पहुंचना, उनकी सेवा करना मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने संकल्प लिया कि अब मैं बच्चों के बीच में रह करके ही बच्चों की सेवा, समाज की सेवा और इसी माध्यम से देश की सेवा करूंगा। बस यही मेरा संकल्प रहा। अच्छा, जब सर आप अपने आप को देखते हैं, हर आदमी अपनी पर्सनैलिटी को अलग नजरिए से देखता है, तो जब यशपाल पवार जी अपने आप को देखते हैं तो वे अपने आप को किस रूप में देखते हैं? मैं सच बताऊं मुझे बच्चे प्यार भी बहुत करते हैं और मेरे अनुशासन से भयभीत भी बहुत रहते हैं। भयभीत इसलिए रहते हैं कि मैं किसी गलत बात को जल्दी से बर्दाश्त नहीं करता हूं और जब प्यार करने का मौका होता है तो मैं किसी माँ से कम उन बच्चों से प्यार नहीं करता। जैसे माँ से बच्चे लिपट जाते हैं, वैसे ही मेरे बच्चे भी मुझसे लिपट जाते हैं। वास्तव में दोनों चीज एक व्यक्ति के अंदर होना
बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं दोनों रोल अदा करने का प्रयास करता हूँ। क्या बात है सर। अच्छा सर, एक सवाल ये है कि देखो, हर आदमी की जिंदगी में अच्छा वक्त आता है, बुरा वक्त आता है, सभी तरह के वक्त चलते हैं। तो जब आपकी जिंदगी में मुश्किलों के पल आते हैं, तब आप अपने आप को कैसे मोटिवेट करते हैं? मैं ये प्रयास करता हूं कि जीवन को हमेशा सार्थक रूप में जीना चाहिए। जी बुरे वक्त को भुला करके जी और ज्यादा मेहनत करके, अच्छे लोगों के बीच में जा करके, जी। साधु संतों से प्रेरणा लेकर के, स्वाध्याय करके मैं बुरे वक्त को भुलाता हूं और अच्छे लोगों के साथ, अच्छी सोहबत के साथ बैठ करके आगे बढ़ने का हमेशा प्रयास करता हूं। अच्छा सर, 1984 से पहले आपने एक लक्ष्य लिया और आपने अपने लक्ष्य की प्राप्ति की। एक्चुअली मेरा सवाल है कि आप अपनी सफलता का ये जो मूल मंत्र है, किसको मानते हैं? क्या है कि किस तरह से आपने ये सफलता हासिल कर ली? मेरी सफलता का मूल मंत्र है जी मेरा मेहनत, निरंतर प्रयास। मैंने शिक्षा क्षेत्र में जी 14 घंटे, 16 घंटे निरंतर काम किया है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जी मैं आज डायरेक्टर हूं, जी लेकिन मैंने पहले दिन से नर्सरी क्लास से लेकर के जूनियर स्कूल के बच्चों को और जूनियर स्कूल के बाद क्लास 9-10 के बच्चों को और 11-12 के बच्चों को ब्लैक बोर्ड पे खड़ा होकर के चौक से पढ़ाया है। केवल मैंने डायरेक्टर के रूप में सेवा नहीं की है, मैंने शिक्षक के रूप में सेवा की है, मैंने वाइस प्रिंसिपल के रूप में सेवा की है, मैंने प्रिंसिपल के रूप में सेवा की है और मैं डायरेक्टर के रूप में सेवा कर रहा हूं। और मैंने स्कूल के विभिन्न जितने भी आयाम होते हैं उन सब आयामों से गुजर करके इस क्षेत्र में इस कार्य को कर रहा हूं। अच्छा, आपने कहा सर मैंने एज ए टीचर वर्क किया, एज ए प्रिंसिपल वर्क किया। अच्छा, ये जो आपका विद्यालय है सेंट आरसी, इसकी स्थापना कब हुई कैराने में और कैसे हुई? साहब मैं बता दूं आपको, मैं सेंट आरसी शामली में 10 साल प्रिंसिपल रहा। वहां जो आज शामली के चेयरमैन हैं जी अरविंद संगल जी, जी जी जी, उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके उस स्कूल का निर्माण से लेकर के और सीबीएसई एफिलिएशन तक वहां योगदान दिया जी। उस काम को आगे बढ़ता देख करके जी मुझे लगा कि अब शिक्षण कार्य बहुत हो गया है। उस समय स्कूलों का चलन बढ़ रहा था जी। तो तभी मेरी भेंट आदरणीय अरविंद रस्ता जी जो एक कथावाचक हैं जी, उनसे हुई और उन्होंने मेरे सामने एक प्रपोजल रखा जी कि आप प्रधानाचार्य का पद छोड़ करके मेरे साथ जी एक पार्टनर के रूप में कैराना में स्थापित हो जाओ। अच्छा मुझे उनका सुझाव बहुत अच्छा लगा जी क्योंकि कैराना शिक्षा के क्षेत्र में एक जी पिछड़ी स्थिति में था जी और उस स्थिति में मुझे लगा शामली में तो बहुत सारे पैसे वाले लोग हैं, संपन्न लोग हैं, यहाँ तो कोई भी अपने योगदान से इस क्षेत्र को आगे बढ़ा सकता है, लेकिन कैराना क्षेत्र को आगे बढ़ाना अपनी जिम्मेदारी समझा और मैंने अरविंद रस्ता जी का भी सहयोग किया और कैराना में सेंट आरसी को आज उस मुकाम तक पहुंचाया जिसकी कैराना को बहुत आवश्यकता थी। अच्छा, कैराना में स्कूल लाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? मतलब आपको लगा कि ये ग्रामीण क्षेत्र है, फिर आपने यहाँ पे स्कूल डाला, किस तरह की पद्धति आप लेके आए, किस तरह की एजुकेशन आप कैराने में लेके आए, ऐसी क्या जरूरत थी कैराना की जो आपने महसूस की? दरअसल में बड़े बड़े शहरों में तो जी इंग्लिश मीडियम के नाम पर बहुत सारे स्कूल आ गए थे जी, लेकिन ये कैराना क्षेत्र में कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल उन दिनों में नहीं था जी। अलग अलग जगहों पर स्कूल खोले जा रहे थे। सेंट आरसी सिस्टम ने कैराना में एक स्कूल खोला, झिंझाना खोला, पुरकाजी खोला, जानसठ खोला, बड़ौत में स्कूल खोला जी। तो मैंने 5 के 5 स्कूल में अपना समय और अपना योगदान दिया जी। फिर अपने मित्रों की सलाह से जी मेरा मन हुआ कि मैं इस क्षेत्र का चयन करूं क्योंकि यहाँ शिक्षा की नितांत आवश्यकता है जी। और उसमें हम सफल भी हुए और सफल इस रूप में हुए कि हमने कैराना और कैराना क्षेत्र को
न जाने अनेक डॉक्टर, इंजीनियर, आर्मी के बड़े बड़े पदों पर जी बड़े बड़े व्यापारी जो आज कैराना में बैठे हैं वो मेरे छात्र हैं। जब मैं जाता हूं तहसील में, जब मैं जाता हूं जी तो कई सारे वकील और कई सारे वकील बनने के बाद कई सारे जज जी कैराना के सेंट आरसी स्कूल में पढ़ने के बाद बने हैं। तो मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है जब मैं देखता हूं कि इस स्कूल के पढ़ाए गए बच्चे जी और मेरे द्वारा की गई सेवा से आज वो देश विदेश में अपना योगदान दे रहे हैं। क्या? तो ये हमारे लिए गौरव का पल होता है। अच्छा सर, एक बात यह है कि आपके विद्यालय में शिक्षा अच्छी है, विद्यालय के अंदर डिजिटल को कितना महत्व दिया गया है और किस तरह की एजुकेशन सेंट आरसी स्कूल के अंदर बच्चों को देखने को मिलती है? सेंट आरसी स्कूल पहले प्राइमरी लेवल तक चला, जी फिर जूनियर लेवल तक चला, फिर हायर सेकेंडरी लेवल तक चला, फिर अब +2 सीबीएसई से एफिलिएटेड है पिछले 15 वर्षों से। जी अनेक बैच निकल करके वहां से जा चुके हैं और सबसे बड़ा मैं धन्यवाद करूंगा अपने अभिभावकों का। उनका अटूट विश्वास इस विद्यालय के प्रति हमेशा रहा। विद्यालय में डिजिटल एजुकेशन को बढ़ाने के लिए जी बहुत शानदार एक लाइब्रेरी है। अच्छा। जहां बच्चे स्वाध्याय करते हैं, पढ़ते हैं। कंप्यूटर लैब है, सभी लैब्स, चाहे वो फिजिक्स लैब हो, केमिस्ट्री लैब हो, बायो लैब हो, मैथमेटिक्स लैब हो, सारी सुविधाएं कैराना क्षेत्र के बच्चों को एक ही स्थान पर प्राप्त हो रही है। इसलिए कैराना का सेंट आरसी स्कूल कैराना क्षेत्र के अभिभावकों की पहली पसंद लगातार बना हुआ है। अच्छा सर, आपने बताया कि एजुकेशन हमारे यहाँ बहुत अच्छी है। एक्चुअली हर पेरेंट चाहता है कि मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में एजुकेशन ले, लेकिन अगर हम बात करें खासकर लड़का और लड़की की, लड़कों के लिए बहुत सारे ऑप्शन बन जाते हैं, लेकिन पेरेंट्स हर विद्यालय में लड़की को भेजता हुआ कंफर्टेबल महसूस नहीं करता। कुछ माहौल थोड़ा सा कभी कभी ऐसा होता है कि वो बहुत नैरो माइंड से सोचने लगते हैं या कुछ उसे माहौल थोड़ा अजीब लगने लगता है। तो खासकर गर्ल्स एजुकेशन को पेरेंट्स एक चुनौती की तरह देख रहा है। तो आपके विद्यालय में लड़कियों के लिए क्या सुविधाएं है? बिल्कुल सही आज के प्रीफिक्स का सवाल आपने किया। जी। जब मैं देखता था कुछ पेरेंट्स 5वीं क्लास के बाद ही बालिकाओं को हटा लेते थे। जी। कुछ पेरेंट्स 8वीं तक बामुश्किल भेज पाते थे। जी। और जो बालिकाओं के स्कूल थे उनमें तो कुछ लोग भेज भी देते थे। कैराना में डिग्री कॉलेज का भी अभाव था, वो वहीं तक उनकी शिक्षा सिमट करके रह जाती थी। जी। उन्हें एक विद्यालयों में सुरक्षित माहौल मिलेगा इस बात की चिंता रहती थी। जी। लेकिन आदरणीय बाबू हुकुम सिंह जी ने जी। विजय सिंह पथिक डिग्री कॉलेज का निर्माण वहां करवाया। जी। तब से लोगों को लगने लगा कि अब हमारी लड़कियां हायर एजुकेशन भी प्राप्त कर सकती हैं। जी। जैसे श्रीमान जी आपने सवाल किया, सेंट आरसी स्कूल में को एजुकेशन है, लेकिन को एजुकेशन के बावजूद भी बालिकाओं के लिए अलग से कक्षा के सेक्शन की व्यवस्था है। अलग से सेक्शन है। अलग से उनकी आवश्यकताओं के लिए व्यवस्थाएं हैं। बिल्डिंग के अंदर ही उनके जाने का रास्ता अलग है, लड़कों के जाने का रास्ता अलग है। जी। और लड़कों की छुट्टी का समय अलग रखा जाता है, लड़कियों की छुट्टी का समय अलग रखा जाता है। लड़कियों की केयर के लिए महिला शिक्षिकाओं को व्यवस्थित किया गया है। जी। कोई भी लड़का किसी भी लड़की से किसी भी रूप में किसी भी प्रकार की कोई बदतमीजी ना करे, इसके ऊपर बिल्कुल सख्त नियंत्रण के साथ हमेशा बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाता है। अच्छा, स्कूल के अंदर खेल कूद का क्या व्यवस्था है? किस तरह से बच्चों को वहां पे खिलाया जाता है? स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग है या नहीं है? क्या व्यवस्था बच्चों के लिए है? देखिए, जैसा सीबीएसई की सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है 2 एकड़ जमीन। जी। सेंट आरसी के पास भी 2 एकड़ जमीन है। जी। उसमें आउटडोर गेम के लिए क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, तीरंदाजी, आपका हैमर थ्रो, जेवलिन थ्रो, आउटडोर के रूप में बच्चों की
मानसिक वैल्यू को बढ़ाने के लिए और उनके शारीरिक सौष्ठव के लिए जी सारे खेल कराए जाते हैं। समय समय पर जब मौसम साथ नहीं देता है, सर्दी गर्मी और अधिक बरसात में, जी जी बच्चों की मानसिकता को शिक्षा के साथ जोड़ने के लिए उनके इंडोर गेम भी लगातार कराए जाते हैं। अच्छा, एजुकेशन कराते हुए गुरुजी आजकल एक बड़ी चीज सामने आ रही है, वो है मोबाइल। तो मोबाइल का क्या प्रभाव बच्चों पे पड़ रहा है और वो एजुकेशन को क्या बढ़ावा दे रहे हैं, क्या उसके सामने प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं? आप बच्चों के जीवन में मोबाइल को किस तरह से देखते हैं और क्या सजेस्ट करेंगे बच्चों को कि वो किस तरह से मोबाइल फोन का इस्तेमाल करें? आपका बहुत आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत सटीक सवाल है। मोबाइल बच्चों के जीवन को 3 साल के बच्चे से लेकर के, बल्कि मैं कहूं 1 साल के बच्चे से लेकर के और अपनी अंतिम अवस्था तक मोबाइल हर किसी के जीवन को प्रभावित कर रहा है। छात्र छात्राएं भी इस मोबाइल की गतिविधियों से अछूती नहीं है, लेकिन हमारा मकसद है मोबाइल से जो उपयोगी है शिक्षा क्षेत्र में, अगर उनको वो लाभान्वित कर रहे हैं जी। तो अभिभावकों की देखरेख में घर पर गार्जियन की नॉलेज में वो उससे पढ़ाई करें। यहां तक हमने अपने बच्चों को सीमित किया जी। स्कूल के अंदर, स्कूल से घर और घर से स्कूल में के बीच में कोई मोबाइल लाने और ले जाने की कोई परमिशन नहीं है। पेरेंट्स को भी सख्त हिदायत रहती है अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखें जी। और पेरेंट्स को समय समय पे अनुरोध किया जाता है, अगर किसी का बच्चा मोबाइल देखने की या मोबाइल में गलत चीज देखने की जिद करता है या उसको समय दे रहा है तो आप उसे हमें बताएं, हम हर तरह से उस बच्चे की कंट्रोल, मोबाइल से को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करते हैं। अच्छा, जैसे आप सेंट आरसी स्कूल का डायरेक्शन देख रहे हैं सर, तो कुछ सवाल डायरेक्शन से बनते हैं कि एक अच्छे लीडर के अंदर क्या गुण होने चाहिए, जैसा आप स्कूल देख रहे हैं। ये मैं ये कहूं अच्छे लीडर के अंदर क्या गुण होने चाहिए, मेरा मानना तो यह है अच्छे लीडर के अंदर जी सारे गुण होने चाहिए जी। जैसे सबसे पहला गुण है सभी को सहयोग करना जी, सबसे प्यार करना, सबके प्रति आत्मीयता रखना जी, योग्यता के अनुसार उन्हें काम का आवंटन करना, उनकी योग्यता का सही सदुपयोग करना, उनकी तौहीन ना करना और जब जब उनकी एनर्जी की जहां जरूरत है वहां उस एनर्जी को लगाना, उसे इस्तेमाल करना। जो शिक्षक क्रीड़ा में बेहतर है उसको क्रीड़ा में उसका उपयोग करें जी। जो जिस सब्जेक्ट में बेहतर है उसका उपयोग उस जगह करें जी। यानी कि जो गायन में बेहतर है उससे बच्ची और बच्चों के लिए गायन जी में उसे व्यवस्थित करें। तो एक डायरेक्टर के नाते जी मुझे बहुत अच्छा अनुभव है इस बात का कि किसका क्या उपयोग करना चाहिए, मैं उस उपयोग को यथा समय करता रहता हूं। अच्छा, टीम वर्क को कितना महत्व देते हैं, कितनी इंपोर्टेंस देते हैं टीम वर्क को? सब काम टीम वर्क से ही होता है जी। बिना टीम वर्क के तो कोई भी काम संभव नहीं है। स्कूल में जैसे 4 स्तंभ होते हैं जी, या किसी चारपाई के 4 पाए होते हैं, किसी भवन के 4 कोने होते हैं जी जी। सबसे पहला होता है मैनेजमेंट जी, उस प्रबंधन, उसके बाद होता है शिक्षक जी, शिक्षक के बाद हमारे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जी, हमारे अभिभावक, हमारे बच्चे। तो सबका सही उपयोग। लेकिन इसमें भी फिर भी मेरा मानना यह है जी, परमात्मा जैसे आपने शुरू में सवाल किया था जी, हर किसी को दिमाग भी दे करके भेजता है, इंद्रियां भी दे करके भेजता है, चेतनता भी दे करके भेजता है, योग्यता भी दे करके भेजता है, लेकिन उसका सही दिशा में सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करवाने की जो योग्यता है, मेरा भाव ये रहता है कि वही सबसे ज्यादा जरूरी है जी, कि बच्चों को सही दिशा दी जाए और अभिभावकों से समय समय पर जी आग्रह किया जाए कि वो उनके खान पान का ध्यान रखें
उनके टाइम टेबल का ध्यान रखें, उनके सोने का ध्यान रखें, उनके जागने का ध्यान रखें और उनकी संगति पर वो ध्यान दें। वही बच्चे कामयाब होते हैं जिनके अभिभावक हर तरफ से अपने बच्चे का ध्यान रखते हैं। स्कूल में बच्चा 6 घंटे रहता है जी, 18 घंटे अपने घर में बिताता है। तो घर के वातावरण का भी हम ध्यान में रख करके अभिभावकों के लिए समय समय पर 3 आवश्यक मीटिंग करते हैं जी, जिसको हम पीटीएम बोलते हैं, पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग के नाम से करते हैं जी। वो हमें अपनी समस्या बताते हैं जी, हम उन समस्याओं का समाधान करते हैं और शिक्षक भी बच्चों से संबंधित सभी जानकारी देकर के बच्चों के भविष्य के उत्थान के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। अच्छा, एक डायरेक्टर के रूप में आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी आप क्या मानते हैं? सबसे बड़ी जिम्मेदारी मैं मानता हूं बालिकाओं की सुरक्षा, और जिस विश्वास के ऊपर जी अपने हमारे अभिभावकों ने जो विश्वास किया है कि स्कूल में जाकर के मेरा बच्चा पढ़ाई के साथ साथ सुरक्षित भी रहेगा, व्यवस्थित भी रहेगा, उसके अंदर गुणों का प्रादुर्भाव भी होगा, तो मैं डायरेक्टर के नाते यही मानता हूं कि जो वायदे या जो कमिटमेंट हमने गार्जियन से किए हैं उस पर हम खरा उतरे, और उसके लिए हम समय समय पर टीचर्स की ट्रेनिंग करवाते हैं। स्कूल में हाइजेनिक वातावरण देने की कोशिश करते हैं, पीने का पानी बिल्कुल ठीक हो, वहाँ वॉशिंग की व्यवस्था बिल्कुल ठीक हो, खेल कूद का वातावरण बिल्कुल ठीक हो, और एक मतलब शिक्षित अध्यापकों के द्वारा योग्य अध्यापकों का चयन करके ही हम शिक्षा दिलवाएं, बच्चों के साथ खिलवाड़ ना करें जी। और सबसे बड़ी बात है शिक्षकों का परिवर्तन ज्यादा ना किया जाए जी। उसी नाते मैं आपको बता सकता हूं, मेरे पास 25-25 साल पुराने टीचर, 30-30 साल पुराने टीचर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और वहां से अब तक 10 टीचर रिटायर होकर के जा चुके हैं। इतनी श्रद्धा भाव से वो लोग सेंटारसी के प्रति जवाब देते हैं। अच्छा गुरुजी, बहुत सारे आपके स्कूल के अभिभावक, बच्चे और बहुत सारे यूथ और शिक्षा से जुड़े हुए बहुत सारे लोग आज आपको इस पॉडकास्ट के माध्यम से देख रहे हैं। उन सबको आप इस पॉडकास्ट के माध्यम से क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं अपने यूथ को जी, अपने छात्र छात्राओं को ये शिक्षा देना चाहता हूं, ये जीवन बार बार नहीं मिलता। इस जीवन में हमें वो उपलब्धि हासिल करनी है जिससे हमारे माता पिता को सुकून मिले, जिससे समाज को अच्छाई मिले, जिससे देश को सेवा मिले, और जिससे परमपिता परमात्मा ईश्वर अल्लाह वाहेगुरु गॉड खुदा रब को रिझाने का हमें रास्ता मिले। ऐसी शिक्षा उन बच्चों को मिलनी चाहिए, या इस अच्छे रास्ते पर उन बच्चों को जाना चाहिए। मैं अपने जीवन का उद्देश्य तब सफल मानता हूं कि मेरे स्कूल में पढ़े हुए बच्चे, मेरे द्वारा मेरी डायरेक्शन में रहे हुए बच्चे भले ही शिक्षा में 2 नंबर कम लिया है, परसेंटेज मार्क्स कम लिया है, लेकिन अपने माता पिता की सेवा, समाज की सेवा, देश की सेवा करने में अग्रिम भूमिका निभाए। शिष्टाचार और सदाचार उनके जीवन में हमेशा बना रहे और वो जनहित के कार्य करते रहें, ऐसा मैं अपने जीवन का उद्देश्य मानता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय यशपाल जी। आज सच में आपसे मिलकर गुरुजी बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ सीखने को मिला। इनफैक्ट हमें सीखने को मिला, हमारे व्यूवर्स और बहुत सारे शिक्षकगण, विद्यार्थी आज इस वीडियो को देख रहे हैं, तो सच में हमें 2 बात पता लगी। एक तो बहुत इंपॉर्टेंट बात यह कि शिक्षा का मतलब सेवा से है, कि भाई मुझे शिक्षा लेनी ही है और लेने के साथ साथ लेने के बाद सेवा करनी भी है। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने सभी दर्शकों को नमन करता हूं इस बात के लिए कि आप अपने बच्चों को, स्कूल सब अच्छे होते हैं जी, कोई स्कूल खराब नहीं होता है, लेकिन
3 चीजें देख करके जरूर आप निर्णय लें। जी। व्यवस्था, अच्छा शिक्षित स्टाफ और सद्भावना रखने वाला प्रबंधक या प्रबंधन। ऐसे स्कूलों का चयन करके आप वहां अपने बच्चों को भेजें। केवल इस बात के लिए स्कूल का चयन ना करें कि वो भवन बड़ी अच्छा है, वहां फीस ज्यादा है, वहां सुविधाएं ज्यादा है। उसके साथ साथ शिक्षा के ऊपर ज्यादा ध्यान रखें और शिक्षा और संस्कार का तालमेल जहां हो उन स्कूलों का चयन करें। क्या, थैंक यू।